Hello everyone. Today I am going to share you some important questions from the chapter Political Parties, class 10th, टर्म 2। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो कि पॉलिटिकल पार्टी, ये चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि लगातार कई बार सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में आते रहे हैं। तो इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिकली क्योंकि चैप्टर ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, तो सबसे पहले आपको पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन, उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज लोगों का वह ग्रुप है जो कि एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं और पावर यानी कि सरकार की जो सत्ता है होल्ड करने की, यानी सरकार बनाने की पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। दीज पार्टीज डिफर इन देयर आइडियल्स एंड पॉलिसीज। हर पार्टी दूसरी पार्टी से अपनी पॉलिसीज, अपने आइडियल्स में अलग होती है। दोनों हर पॉलिटिकल पार्टीज के आइडियल्स अलग अलग होते हैं, उनकी पॉलिसीज अलग अलग होती है। दे हावेवर एग्री ऑन सम पॉलिसीज़ टू प्रमोट कलेक्टिव गुड। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़, भले ही उनके जो आइडियाज़, उनकी पॉलिसीज़ अलग अलग हों, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक साथ मिलकर कलेक्टिव गुड के लिए, यानी कि लोगों की भलाई के लिए काम करने को तैयार रहती है। तो इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। अच्छा, आप जो है अपने हिसाब से भी आंसर्स लिखते हैं, आप लिख सकते हैं जो आपको बेटर लगते हैं, लेकिन जो भी बेस्ट आंसर है उसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ पीपल है, दे कंटेस्ट इलेक्शन, दे होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, ठीक है, दे हैव देयर डिफरेंट आइडियाज़ एंड पॉलिसीज़, बट हाउएवर दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज़ टू प्रमोट कलेक्टिव गुड। ये सभी चीज़ें उन एक पॉलिटिकल पार्टी के डेफिनेशन या मीनिंग में होनी चाहिए, चाहे आप इसे किसी भी शब्दों में किसी भी तरह से लिखें, पर ये सब बातें उसमें मेंशन होनी चाहिए, तभी ये आंसर सही माना जाएगा। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। और बात कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की। दे ऑल्सो सीक टू इम्प्लीमेंट दोज पॉलिसीज़ बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। जो भी पॉलिसीज़ बनाती है वो लोगों के सामने, इलेक्शन के टाइम पर लोगों के सामने रखती है कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम कौन कौन सी पॉलिसीज़ को लागू करेंगे। दस पॉलिटिकल पार्टीज़ tend to fill political offices and exercise political power. It is through political parties that voice of people is represented. साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही जो जनता की आवाज़ है वो रिप्रेजेंट होती है। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन में जीतती है, इसका मतलब जनता का सपोर्ट जो है उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। Now question number 2, give one point of difference between a pressure group and a political party। सीबीएसई के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी से कैसे अलग है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा है कि वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताना है, कि सिर्फ आपको एक पॉइंट बताना है दोनों के डिफरेंसेस का। तो अगर एक पॉइंट पूछा जाता है तो आप एक पॉइंट में ही उसको आंसर देंगे। A pressure group is an organized or unorganized body that seeks to promote its interest, while a political party is a body that seeks to attain political power by contesting election। एक प्रेशर ग्रुप एक ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज बॉडी होती है जो कि अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, जबकि पॉलिटिकल पार्टी वह बॉडी होती है, वह संस्था होती है जो कि इलेक्शन जीत कर पॉलिटिकल पावर में रहना चाहती है, राजनीतिक सत्ता में रहना चाहती है। जबकि प्रेशर ग्रुप ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज बॉडी होते हैं जो कि अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। आप चाहे तो डिफरेंसेस में जो आपको बेस्ट डिफरेंस लगता है आप वो भी यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेशर ग्रुप्स के एग्जांपल्स की। ट्रेड यूनियन, बिजनेस एंड फार्मिंग एसोसिएशन, चर्चेस, एथनिक एसोसिएशन, पेंशनर ग्रुप्स। जो कुछ लोग एक जैसे लोगों के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको मिलाकर जब लोग अपने प्रेशर ग्रुप्स बनाते हैं तो उन्हें प्रेशर ग्रुप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पेंशनर ग्रुप लिखा है, तो पेंशनर ग्रुप का मतलब है कि इस ग्रुप में जो भी लोग होंगे वो पेंशनर्स होंगे, जिनको पेंशन मिलती होगी। नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विच गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज।
मेंशन 4 फीचर्स ऑफ दैट पार्टी। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला कि आपको उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताना है जिसको भारत के प्राचीन जो कल्चर है या वैल्यूज़ हैं वहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है, और साथ ही साथ उस पॉलिटिकल पार्टीज़ के 4 फीचर्स भी आपको बताने की। थर्ड क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले पार्ट जिसमें आपको पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताना है, तो वो आंसर है भारतीय जनता पार्टी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीजेपी भी कहते हैं। इट वॉज फाउंडेड इन 1980। 1980 में इस संस्था को, इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया गया था। इट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज़। इस पॉलिटिकल पार्टीज ने भारत के जो प्राचीन कल्चर है और वैल्यूज़ हैं वहाँ से इंस्पिरेशन लेके इस पार्टी का जन्म हुआ है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। फर्स्ट फीचर इज कल्चरल नेशनलिज्म। हिंदुत्व इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इस कंसेप्शन। हिंदुत्व का जो एलिमेंट है वो इस पॉलिटिकल पार्टी का सबसे मेन जो है कंसेप्शन है। सेकेंड इट वांट फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है चाहती थी कि जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरह से पॉलिटिकली और टेरिटोरियली भी भारत के साथ मिल जाए, जो कि उन्होंने ऐसा करके दिखा भी दिया है। A uniform civil code for all people living in the country irrespective of religion and ban on religious conversion in another desire। इसके अलावा इन्होंने एक सिविल कोड की बात की कि इस पूरी भारत में जितने भी लोग रहते हैं सभी को इस सिविल कोड को फॉलो करना होगा। इसके अलावा उन्होंने जो रिलीजियस कन्वर्जन है कि आप अपनी इच्छा से अपने धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, इस पर बैन लगाने की बात इन्होंने कही है। मतलब कि आप ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कि कई तरह के ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जिसमें ज़बरदस्ती आपके धर्म को बदल दिया जाता है। तो बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है वो उसके खिलाफ है, किसी के धर्म को जो है ज़बरदस्ती नहीं बदला जाना चाहिए। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट एंड टू अर्बन एरियाज़। पहले जो भारतीय जनता पार्टी थी वो नॉर्थ और वेस्ट और कुछ अर्बन एरियाज़ यानी शहरों में जो है ज़्यादा पॉपुलर थी। द पार्टी एक्सपेंडेड सपोर्ट इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड रूरल एरियाज़। लेकिन अब धीरे धीरे करके इस पार्टी का सपोर्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और रूरल एरियाज़ में भी हो गया, यानी कि अब इसके फॉलोवर्स के सपोर्टर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डिस्क्राइब द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो इस क्वेश्चन में आपको पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट्स लिखने हैं। ये चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, तो उसमें हमने इसके 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी। किसी पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं उसके लीडर, सेकेंड होते हैं उसके एक्टिव मेंबर और थर्ड होते हैं उसके फॉलोवर। तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, फॉलोवर, एक्टिव मेंबर एंड द लीडर। तो सबसे पहले बात करते हैं लीडर्स की। दीज आर रिक्रूटेड एंड ट्रेंड बाय पार्टीज। ठीक है, ये रिक्रूटेड होते हैं और पार्टी के ट्रेंड होते हैं पार्टी के द्वारा। दे आर मेड मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार चलाने के लिए इनको मिनिस्टर्स बनाया जाता है। एक्टिव मेंबर्स जो होते हैं, ये पार्टी में बहुत सारे लाखों एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो कि पूरे देश में कई जगह पर फैले होते हैं। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। कई जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो एक तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही एक एक्सटेंशन होता है, एक बड़ा हुआ रूप होता है। सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर बिलोंग टू अ पार्टी दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं वो उस पार्टी को बिलोंग करते हैं, इसलिए वो जो भी पार्टी की लीडरशिप कहती है, जब पार्टी के जो लीडर कहते हैं उन्हीं के हिसाब से अपना काम करते हैं हम। तीसरे इसमें आते हैं फॉलोवर। देयर आर ऑर्डिनरी सिटीजन। फॉलोवर मतलब आम जनता होती है जो कि इनकी पॉलिसीज़ में विश्वास रखती है। वो बिलीव इन द पॉलिसीज़ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पार्टीज़ एंड गिव पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। जैसे कि हम आम जो लोग हैं, हम ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, हम फॉलोवर कहे जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारा जो हमारा इंटरेस्ट जो होता है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ ज़्यादा होता है। हम किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम अपना सपोर्ट कैसे दिखाते हैं? हम इलेक्शन के समय अपना सपोर्ट दिखाते हैं। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। लीडर, सेकेंड इज़ एक्टिव मेंबर एंड थर्ड इज़ द फॉलोवर्स।
Now, question number 5. Lack of internal democracy within parties is the major challenge to political parties all over the world. Analyze the statement. जिन बच्चों ने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी वहाँ पर आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी कि इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज इज़ द मेजर चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, की जो पार्टीज़ के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती है वो पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस स्टेटमेंट को आपको एनालाइज करना है। पॉलिटिकल पार्टीज आर प्लैग्ड विथ मैनी शॉर्टकमिंग्स सच एज, पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारी कमियां होती हैं, जैसे lack of information. Most political parties do not practice open and transparent procedure for their functioning. Mostly जो political parties होती हैं उनके अंदर open और transparent procedure अपने कामों के लिए नहीं होता. Maintaining membership register, holding organizational meeting और conducting internal election regularly has not been kept up with. ना तो political parties अपने membership register maintain करके रखती है, ना ही वो organizational meeting करती है और ना ही internal election देखने को मिलते हैं. political parties के अंदर internal elections देखने को नहीं मिलते. Thus ordinary member of the party do not get sufficient information and have no means to influence the decision. तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि जो उस पॉलिटिकल पार्टी के ऑर्डिनरी मेंबर, आम मेंबर्स जो होते हैं, आम लोग फॉलोअर्स जो होते हैं, उन तक उस पार्टी की सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती और उनका डिसीजन लेने में, यानी कि जो निर्णय लेने की जो पार्टी जो निर्णय लेती है उसमें उनका कोई भी रोल नहीं हो पाता. तो ये एक बहुत बड़ी कमी है जो कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ की नहीं बल्कि वर्ल्ड में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर देखने को मिलती है, और वो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. Second is dynasty succession. There are very few chances for an ordinary worker to rise to the top in a party. किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में एक जो आम वर्कर होता है उसके लिए उस पार्टी के टॉप पर पहुंचना, लीडरशिप प्राप्त करना बहुत कम चांसेस किसी ऑर्डिनरी मेंबर को मिलते हैं. लीडर्स फेवर पीपल क्लोज टू देम एंड इवन देयर फैमिली मेंबर. मोस्टली जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं वो अपने नज़दीकी लोग जो उनके क्लोज होते हैं या उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको ही चूज़ करते हैं, उनको फेवर करते हैं. एंड इन मैनी पार्टीज द टॉप पोजीशन आर इनवेरिएबली कंट्रोल बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली विच इज़ बैड फॉर डेमोक्रेसी. और यहाँ तक कि आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में जो टॉप पोजीशंस पे लोग होते हैं वो लगभग एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो कि डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी बात नहीं है. तो ये भी एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, डायनेस्टिक सक्सेशन. Next is undue influence. Those who happen to be leader take undue advantage, and since one or at the most a few leaders exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership find it difficult to continue in the party. ठीक है, ये बहुत बार देखने को मिलता है कि जो लीडर्स होते हैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है. अगर उस पार्टी के कुछ लोग लीडर की बातों से सहमत नहीं होते, डिसएग्री होते, तो उनका उस पार्टी में कंटिन्यू कर पाना, उनका उस पार्टी में आगे तक रह पाना मुश्किल हो जाता है. तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी जो है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ या वर्ल्ड की पॉलिटिकल पार्टीज़ की देखने को मिलती है. Now question number 6. What is meant by a national political party? State the condition required to be a national political party. सबसे इसमें भी मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं. पहला क्वेश्चन तो आपको इसका आंसर देना है कि what is meant by a national political party, कि national political party क्या होती है. जो इसी वीडियो में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था व्हाट इज़ मेंट बाय पॉलिटिकल पार्टी. तो दोनों ही क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने हैं. आपसे इस चैप्टर से इसी तरह के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फर्स्ट है व्हाट यू मेंट बाय पॉलिटिकल पार्टी, सेकंड है व्हाट यू मेंट बाय नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, एंड थर्ड व्हाट यू मेंट बाय व्हाट इज़ मेंट बाय स्टेट पॉलिटिकल पार्टी. तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि तीनों के ही आंसर अलग अलग हैं. इसी 6 क्वेश्चन में आपसे दूसरी चीज़ पूछी गई है कि आपको कंडीशंस बतानी है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेशनल पॉलिटिकल पार्टी
कब कहा जाएगा, कौन कौन सी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। मैं दोबारा आपको फिर से कह रही हूँ कि आंसर जो है वो आप अपने आप से भी लिख सकते हैं जो आपको बेस्ट आंसर्स लगते हैं, बट आप ये कोशिश कीजिए कि आंसर्स को पॉइंट में लिखना है, और उन पॉइंट्स को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस आंसर्स को जो इंपॉर्टेंटली समझा सकते हैं उनको ज़रूर मेंशन करें, उनको आपको छोड़ना नहीं है। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की अलग अलग स्टेट में यूनिट्स होती हैं, यानी कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ वो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है जिनकी यूनिट कई स्टेट्स में होती हैं। दे इंजॉय नेशनल रिकग्निशन एंड आर ग्रांटेड स्पेशल प्रिविलेजेस। उनको नेशनल रिकग्निशन मिलता है और उनको बहुत सारी प्रिविलेजेस भी, छूट भी मिलती है। बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट फॉलो द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड स्ट्रैटेजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। अब बात करते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी किन कंडीशंस में कहा जाएगा। पहला, पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन जनरल इलेक्शन। जो पार्टी जनरल इलेक्शन में 6% वोट हासिल कर लेती है, जो पार्टी जनरल इलेक्शन में 6% वोट हासिल करती है ऑफ लोकसभा और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट, ठीक है। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जनरल इलेक्शन में जिसको टोटल वोट का 6% मिले, या असेंबली इलेक्शन में जिसको 4 सीट मिल जाए, तो उसे एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहा जा सकता है। अ पार्टी दैट विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा, या वह पार्टी जिसे लोकसभा के इलेक्शन में कम से कम 4 सीट जिसने जीती हो, उसे हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कह सकते हैं। Now question number 7, explain any 5 suggestion to reform political parties in India। इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी चैलेंजेस हैं जिन्हें वो फेस करती है। अब 7th क्वेश्चन में हमें बताना है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। रिफॉर्म का मतलब है कि हम उनके अंदर सुधार कैसे ला सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड हमें 5 सजेशंस देने हैं। अब देखिए, सजेशन का मतलब था कि आपको सुझाव देने हैं, सुझाव रखने की क्या किया जा सकता है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के कामों में सुधार ला सकें। इन सभी के आंसर आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़नी है। अगर आपने एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ी होगी तो आप सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो सबसे पहला सजेशन है, लॉ टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज लाइक मेंटेनिंग ऑफ रजिस्टर of its member, to follow its own constitution, to have independent authority, to act as a judge in case of parties dispute, to hold open election to the highest पोस्ट। सबसे पहली चीज़ कि ऐसे कानून बनाने होंगे ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को रेगुलेट किया जाए, उनके काम पर नियंत्रण रखा जा सके। जैसे कि उनके लिए मैंडेटरी कर दिया जाए हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि उनको अपने मेंबर्स का रजिस्टर मेंटेन करना है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है अपना खुद का, उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स के बीच में किसी भी तरह का कोई तनाव होता है तो उसको एज ए जस्ट उस केस को सॉर्ट आउट करना चाहिए। और टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू द हाईएस्ट पोस्ट, और उस पॉलिटिकल पार्टी की हाईएस्ट पोस्ट के लिए इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनको रिफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियरली कह रही हूँ कि ये सभी रिफॉर्म्स हैं, ये सभी सुझाव हैं, अभी तक इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। It should be mandatory for political parties to give 1/3 ticket to women candidates. They should also be involved in decision making. ये भी एक सजेशन है, इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है कि ये मैंडेटरी कर दिया जाना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जब भी इलेक्शन होते हैं तो उसमें से 1/3 सीट्स, जब भी इलेक्शन होते हैं उसमें से 1/3 जो टिकट्स हैं वो वुमेन कैंडिडेट को दें, और उनको भी डिसीजन मेकिंग में, यानी कि निर्णय लेने की जो प्रोसीजर होता है उसमें उनको भी इन्वॉल्व करें। ये भी एक सजेशन है, अभी तक इसको भी एक्सेप्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया है। नेक्स्ट सजेशन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सजेशन इज देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। द गवर्नमेंट शुड गिव मनी टू पार्टी। सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो कैंपेनिंग में खर्च कर देती है। तो अगर हम यहाँ पर स्टेट फंडिंग कर दें, स्टेट फंडिंग का मतलब है कि इलेक्शन के टाइम पर सरकार जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी को इक्वल अमाउंट ऑफ मनी दे, ताकि सभी लोग बराबरी से अपना प्रचार कर सके, कैंपेन कर सके। क्योंकि इलेक्शन के समय क्या होता है कि जो
बिग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं तो बहुत सारा पैसा खर्च कर लेती हैं, लेकिन जो छोटी पार्टीज़ होती हैं या जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स होते हैं वो इतना कैंपेनिंग में खर्च नहीं कर पाते। अब ये जो एक्सपेंस है वो कैसे दे सकती है सरकार? पेट्रोल देकर, पेपर, टेलीफोन या एक्सेट्रा, और इन कैश बेस्ड ऑन वोट्स सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द प्रीवियस इलेक्शन। साथ ही साथ ये भी किया जा सकता है कि पिछले जो इलेक्शन कंट्री में हुए थे उन इलेक्शन में उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को कितने वोट्स मिले थे उनके आधार पर भी उनको कैश हेल्प एट द टाइम ऑफ इलेक्शन की जानी चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो अ सजेशन गिवन बाय सम पीपल और एनी इंस्टीट्यूशन। फोर्थ सजेशन इज़ द कैंडिडेट शुड बी एजुकेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, सो दैट ही कैन सॉल्व एंड अंडरस्टैंड पीपल्स प्रॉब्लम, ताकि वो हमारी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को समझ सके और उनको सही तरीके से सॉल्व कर सके। हिज प्रीवियस रिकॉर्ड शुड बी क्लियर। उसका पिछला रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। ही शुड बी ऑनेस्ट एंड देयर शुड बी नो क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम। वो बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और उसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। लास्ट सजेशन इज सिटीजन कैन रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इफ दे टेक पार्ट डायरेक्टली एंड जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज। लोग भी जो है यानी कि जनता वो भी पॉलिटिकल पार्टीज को सुधार सकती है अगर वो खुद डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन करती हैं। और ये सबसे बड़ी कमी है कि जो भारत का यूथ है या जो वर्ल्ड के अलग अलग देशों का जो यूथ है वो पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनको लगता है कि पॉलिटिक्स जो है वो एक अच्छी संस्था नहीं, एक हेल्दी इन्वायरमेंट यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। तो अगर लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा सो पीपल जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से प्रेशर डाल सकते हैं, पटिशन डाल सकते हैं, पब्लिसिटी मीडिया में कर सकते हैं, एग्रीगेशंस लगा सकते हैं। इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अपने अंदर रिफॉर्म लाएंगी, लेकिन अभी तक इस तरह के रिफॉर्म्स जो है पूरी तरह से लाए नहीं गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एक्सप्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें भाई आखिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है, क्या ज़रूरत है कि भारत जैसे देश में या किसी भी देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। टू फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई पॉलिटिकल ऑफिसेस को फिल करने के लिए, पॉलिटिकल पावर, देश को चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत होती है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या क्या काम करती हैं? पार्टीज़ कंटेस्ट इलेक्शन का मतलब क्या? चुनाव लड़ती हैं। इलेक्शन आर फॉट मेनली अमंग कैंडिडेट पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। अब देखिए ये चैप्टर वैसे मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, फिर भी मैं थोड़ा समझा देती हूँ कि जब इलेक्शन का समय आता है तो पूरे भारत को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं तो पूरे इंडिया को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है। उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कैंडिडेट्स को टिकट देकर खड़ा करती हैं। पार्टीज़ पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम। पार्टीज़ जो है वो अलग अलग पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को जनता के सामने रखती है। पार्टीज़ में लॉ फॉर अ कंट्री, लॉ आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। यही पॉलिटिकल पार्टीज़ जब सरकार बनाती है तो देश के लिए कानून बनाती हैं, जिन कानूनों का डिबेट जो है वो पार्लियामेंट या पार्लियामेंट में चलता है और फिर लेजिस्लेचर उन कानूनों को पास करती है। पार्टीज़ दैट लूज इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। जो पार्टी इलेक्शन में हार जाती है वो विरोधी दल यानी कि अपोजिशन पार्टी का काम करती है। अपोजिशन पार्टीज़ वॉइस देयर व्यूज़ बाय क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर एंड और रॉन्ग पॉलिसी। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो सरकार को क्रिटिसाइज़ करती हैं, किसके लिए? उनकी रॉन्ग पॉलिसीज़ और उनके फेलियर के लिए उनको क्रिटिसाइज़ करती है। साथ ही साथ जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो सिटीजन्स को जागरूक करने का काम भी करती है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, वो भी जनता को बताती है। Last is parties help shape public opinion. They raise and highlight issues and resolve people's problem. पार्टीज़ जो हैं वो पब्लिक ओपिनियन बनाती हैं, जैसे जो भी उस समय उस कंट्री के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको जनता के सामने रखती हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। पार्टीज़ प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। पार्टीज़ जो है वो लोगों को के वेलफेयर के लिए अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ बनाती हैं। जितने भी कानून बनाए जाते हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, वो जनता के भलाई के लिए ही बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 3 challenges डू यू फील आर बीइंग फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? गिव योर ओपिनियन।
आपको कोई भी 3 ऐसे चैलेंजेस बताने हैं जो भारतीय राजनीतिक पार्टी यानी कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती हैं, अपने ओपिनियन आपको इसमें हमें देने हैं। Since parties are the most visible face in a democracy, people blame them for whatever is wrong with the working of democracy। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर डेमोक्रेसी में सबसे आगे पार्टीज नज़र आती है। अगर हम डेमोक्रेसी वर्ड बोलते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में स्ट्रक हो जाता है। तो इसीलिए जो भी देश में गलत हो रहा है या जो भी देश में कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम उसका ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज़ पर लगाना शुरू कर देते हैं। सो देर आर 4 मेजर एरियाज वेयर द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बी फेसेस चैलेंज। 4 ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के कामों को हम चैलेंज कर सकते हैं। पहला है डायनेस्टिक सक्सेशन, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, मनी एंड मसल पावर और नो मीनिंगफुल चॉइस। तो ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि पार्टीज़ को इन सभी चीज़ों में चैलेंजेस को, इन 4 फेजेस में चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 नियरली एवरी, अच्छा जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 9 जो किया जिसमें हमने 4 फेसेस की बात की, इसमें इन चारों फेसेस को आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करेंगे। जब एग्जाम में लिखेंगे तो इसको 2 और 3 लाइन में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी आपको करना है। Nearly every one of the state parties want to get an opportunity to be part of one or the another national level coalition. Support the statement with the argument। ये भी आपकी बुक का ही एक स्टेटमेंट है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्पेशली जो स्टेट पार्टीज़ हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो नेशनल लेवल कोलिशन का हिस्सा बने, कि ये मिली जुली सरकारों का हिस्सा बने। जितनी भी स्टेट पार्टीज़ हैं वो हर कोई ये चाहती है कि वे नेशनल लेवल कोलिशन का हिस्सा बने। आपको स्टेटमेंट्स के लिए अपने आर्गूमेंट्स देने हैं। द स्टेट पार्टीज ऑल्सो रेफर टू एज रीजनल पार्टीज। स्टेट पार्टीज़ को रीजनल पार्टीज़ भी कहा जाता है, लेकिन वो नेसेसरली रीजनल आइडियोलॉजिक नहीं होती। सम ऑफ दीज पार्टीज आर ऑल इंडिया पार्टी दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट। इनमें से कुछ पार्टीज़ ऐसी होती है जिनको सक्सेस जो है कुछ स्टेट्स में मिलती है। ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स द नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज एक्सपेंडेड। पिछले कई सालों से, पिछले 30 सालों में इन छोटी छोटी जो स्टेट पार्टीज़ हैं इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है। Before the general election, one national party was able to secure on its own majority in the Lok Sabha. As a result, the national parties were compelled to form alliance with state parties. पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है कि जब जनरल इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, कि तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता, यानी कि मेजॉरिटी नहीं मिल पाती। ऐसे सिचुएशन में वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ छोटी छोटी स्टेट पार्टीज़ को अपने साथ मिलाती हैं और मिली जुली सरकारों का गठन करती हैं, जिन्हें हम कोलिशन गवर्नमेंट भी कहते हैं। Since 1996, nearly every one of the state parties got an opportunity to be part of one or another level national coalition government. This contribution of the strengthening of federalism and democracy। 1996 से, ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि कई ऐसी स्टेट पार्टीज़ हैं जो कि कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा रही हैं और किसी न किसी तरह से डेमोक्रेसी को स्तंभ को मजबूत कर रही हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्टेट पार्टीज हैविंग नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच यूनिट इन सेवरल स्टेट आर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। ये ऐसी पार्टीज है जिन्होंने नेशनल लेवल पर कोलिशन गवर्नमेंट का गठन किया था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको इलेक्शन कमीशन ECI के बारे में इसमें ब्रीफली बताना है। The Election Commission of India is an autonomous and paramount constitutional body responsible for organizing free and fair election in India and United States, इन द यूनियन एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो ऑटोनॉमस और परमानेंट बॉडी है जो कि भारत में इलेक्शंस करवाती है। कहाँ कहाँ? यूनियन और स्टेट्स में, यानी कि पूरे भारत में जनरल इलेक्शंस करवाती है लोकसभा के लिए, और जो अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट होती है उसके इलेक्शन करवाने का काम करती है। The Constitution grant the ECI with the power of direction, superintendence and control of election to Parliament, state legislature, the office of President of India and the office of Vice President of India। ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संविधान ने पावर दी है कि वो अपनी शक्तियों से डायरेक्शन कर सकता है, सुपरिटेंडेंस का काम कर सकता है, और इलेक्शन के टाइम पे
जब पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं उसको करवाने की जिम्मेदारी, स्टेट जब लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं, जब प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के जब इलेक्शंस होते हैं, उन सभी इलेक्शन को करवाने की जिम्मेदारी ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास हमारे संविधान ने दी है। द ईसीआई डज नॉट डील विद द इलेक्शन टू द अर्बन बॉडी सच एज म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत इन द स्टेट। लेकिन ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसको अर्बन बॉडी, जब म्यूनिसिपैलिटीज़ या पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, गाँव में पंचायत के और शहरों म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस होते हैं, उसको कराने की जिम्मेदारी जो है वो ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं होती। तो आज की क्लास में हमने कुछ 11 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इन 11 क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि आपने अपनी एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से पढ़ना है। अब आपकी जब फाइनल यानी कि बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे तब आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैं हर बार कह रही हूँ कि आपको जो है अपने एनसीईआरटी के चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएगा। अगर एनसीईआरटी के बाहर से कोई क्वेश्चन आते ही नहीं है, पहले अगर आता है तो उसका आंसर ज़रूर बुक में है, आपको वो चीज़ जो है एनसीईआरटी चैप्टर के अंदर दी गई, तो उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। तो आज इस चैप्टर के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिनिश कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम किसी दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।